नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार उफान पर है। बिहार की 8 सीटें जिसमें नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद सीटों पर 1 जून को मतदान है। बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है उनमें से 5 पर बीजेपी और 3 जेडीयू के कब्जे में थी 2019 में। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं, जिसके लिए चुनावी सभा, रैली और रोड शो का सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी 27 मई को 3 जनसभाएं उन्होंने की। उनके साथ मंच पर तेजस्वी यादव भी नजर आए। दोनों ने जमकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल की मौजूदगी से बिहार का सियासी तापमान काफी गर्म रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल के बिहार दौरे पर कहा कि कोई भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं चिराग पासवान ने कहा, राहुल को 6 चरण बीत जाने के बाद बिहार की याद आई है। वैसे भी बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है। बिहार की इन 8 सीटों पर क्या है चुनावी समीकरण, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही है कि जिन 8 सीटों पर आखिरी चरण में जहां पर मतदान है वहां पर क्या है चुनावी समीकरण? देखिए, बिहार में जो 8 सीटें हैं उसमें 4 मगध और 4 शाहाबाद इलाके, उसको बाकायदा ये डिस्टिंग्विश किया जाता है। बक्सर है, आरा है, सासाराम है और काराकट है। साथ ही दोनों पटना की दोनों सीटें, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, साथ ही जहानाबाद और नालंदा, ये कुल 8 सीटें हैं। और इन 8 सीटों में जो माहौल चुनाव से पहले था, मार्क माय वर्ड, ये 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती, लेकिन बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई उम्मीदवारों को लेकर। अभी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्षियों से तो कम, अपने ही कार्यकर्ताओं से ज़्यादा परेशानी। तो अभी 2-3 दिन बाकी है, मान मनोवल का सेशन जो है वो चल रहा है। देखना ये पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। अब आप देखिए कि ये जो पूरा हार्डकोर इलाका है, दरअसल ये बक्सर, आरा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती है, लेकिन यहाँ सीटें जो है वो फंस गई है। वो कारण क्या है, किस तरह के उम्मीदवार को आपने खड़ा किया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आ गया, पवन सिंह, वो खड़े हो रहे हैं काराकट से। काराकट में उनका एक अलग वेव चल रहा है। कई सारे लोग जो है कह रहे हैं कि भाई यहाँ पवन सिंह जीत जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव ऑलमोस्ट इज ओवर। आप ये समझिए कि हाथी निकल गया, बस पूंछ बाकी है। अब इस इलेक्शन में कुछ बचा हुआ नहीं है। लेकिन इस लास्ट फेज में अब आप देखिए कि हर जगह पे अगर सीटें फंस जा रही हैं, उम्मीदवारों के चयन के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना पड़ेगा कि इस चुनाव के फौरन बाद उनकी क्या नई रणनीति बिहार के लिए होती है। क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में बीजेपी काम कर रही है, या फिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में संबंध बन रहे हैं, वो पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं। राजीव सर, जिस तरह से ये पूरा माहौल बनाया गया जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और जो दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं बड़े बड़े इन 8 सीटों को लेकर या 40 सीटों को बिहार के लेकर, कितना दम है इन दावों में? विपक्ष ने दावा क्या किया है, ये दावा किस आधार पर है, कम से कम ये भी तो चर्चा होनी चाहिए। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी बिहार दौरे पर जाते हैं और उनको बिहार की राजनीति का ही पता नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में जाओ और एक ही मुद्दा लेकर जाओ, एक ही वही अडानी अंबानी का मुद्दा, वही बिजनेसमैन को पीएम मोदी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी की तानाशाही की बात करो, तो बिहार की राजनीति जो है और बिहार के लोगों के राजनीतिक समझ वो इन लोगों से बेहतर है। जो आप दूसरे जगह जाकर भ्रमित कर दोगे वो बिहार में नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य लोग भी इतनी राजनीतिक समझ रखते हैं जो ठीक ठाक अच्छे खासे पत्रकार को पता नहीं होता, जो इन राजनीतिक दल के नेताओं को पता नहीं होता। आप बिहार जा रहे हो, बिहार के मुद्दे पर चर्चा करो। आप पीएम मोदी को टारगेट करोगे तो फिर वहां के लोग आपको टारगेट करेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग स्थितियां बिहार के अंदर है।
उसमें एक नीतीश कुमार के लिए है, एक पीएम मोदी के लिए है। जो नीतीश कुमार से नाराज हैं वो भी पीएम मोदी से खुश हैं, और नीतीश कुमार को बैलेंस करने के लिए वो पीएम मोदी की बात करते हैं कि भाई अभी चुनाव जो हो रहा है वो नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, अभी चुनाव केंद्र में सरकार बनाने का है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने हैं, न कि नीतीश कुमार के कोई चांसेस है। तो इसीलिए जो नाराजगी भी है वो पीएम मोदी के नाम पर नाराजगी दूर हो जाती है और आप सीधे पीएम मोदी पर अटैक करते हो। आपको वहां पर स्थानीय मुद्दे उठाना चाहिए। कम से कम मीसा भारती की रैली में जा रहे हो, उनसे पूछ लो कि ये पाटलिपुत्र की समस्या क्या है, वहां पर जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है उन दोनों की समस्या क्या है, पटना साहिब में क्या है दिक्कतें, उन जगहों पर कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिसका एक शब्द में भी हम जिक्र कर सकते हैं कि हमारे सांसद बनेंगे तो हम इन छोटी मोटी समस्याओं से आपको निजात दिलवाएंगे। कहीं भी कोई स्थानीय समझ नहीं, न स्थानीय इनपुट है, तो फिर आप क्या मानते हो कि वहां जाएंगे और फिर पीएम मोदी के खिलाफ जो भी उलूल जुलूल बातें हैं, आरोप है, लगाएंगे और उससे जनता कहेगी कि नहीं इस बार तो सच में संविधान खतरे में आ जाएगा अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो ये स्थितियां इन लोगों के साथ है। भले ही तेजस्वी यादव उसी दायरे में सिमट जाते हैं, पीएम मोदी वहां जाते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, पीएम मोदी बिहार में जाकर हमेशा राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, या लालू परिवार तेजस्वी यादव वहां के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, फिर जहां जाते हैं बक्सर में जाएंगे तो बक्सर की बात करेंगे, जमुई में जाएंगे तो जमुई की बात करेंगे। कुछ न कुछ रीजनल टच होता है और रीजनल टच में भी उस जगह के बारे में बात होती है जिससे कि लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी समस्या है और इस समस्या को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक मोदी ऐसे जीतते रहेंगे, ये लोग हारते ही रहेंगे। तो बिल्कुल राजनीतिक समझ राहुल गांधी की लगातार सवालों में रहती है, लेकिन इस वक्त बिहार की अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब इन 8 सीटों में से कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा नजर आ रहा है? देखिए, आप पेच फंसने की बात कर रही हैं तो 1-2 सीट अगर छोड़ दें, सारी सीटें फंसी हुई है। रविशंकर प्रसाद बड़ी आसानी से जीत रहे हैं, बीजेपी का गढ़ रहा है पटना साहिब। पाटलिपुत्रा में मामला फंसा हुआ है क्योंकि लालू यादव की बेटी मीसा भारती खड़ी है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम है। रामकृपाल यादव जीत जाएंगे ऐसी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं, उनकी पोजीशन मजबूत है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बक्सर के अंदर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी वो बीजेपी का उम्मीदवार बनने वाला है, उसके चक्कर में वो साल भर से मेहनत कर रहा था, आखिरी मौके में आपने उसको हटा दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो दिक्कत किसको होगी? क्योंकि उसके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, उसके यूथ, वो साथ में कैंपेन कर रहे हैं, अच्छी बड़ी बड़ी वो रोड शोज कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत और भी, क्योंकि आपने अश्विनी चौबे को हटा दिया, आपने फिर एक आउटसाइडर कैंडिडेट को आपने वहां पे जगह दे दिया। तो एक तो डिससेटिस्फैक्शन विद इन द पार्टी। लेकिन फंसा हुआ मामला इधर ही नहीं है, फंसा हुआ मामला उधर भी है। वहां जगदम्बा बाबू के बेटे और एक युवा चेहरा है, अच्छा राजनीतिक भविष्य है उनका, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ एक ददन पहलवान भी खड़े हैं। अब ददन पहलवान अगर कुछ जितना भी वोट वो लेकर के जाएंगे, वो सीधे सीधे नुकसान आरजेडी के कैंडिडेट को होगा। तो आप देखिए कि एक सीट के बारे में मैंने कहा, एक और सीट है जो काराकट है। अब वहाँ पे क्या दिक्कत है? एक कोई पवन सिंह जो है वो आ गया, वो भोजपुरी एक्टर है, उस एक्टर की वजह से पूरा समीकरण बिगड़ गया है, क्योंकि वो बीजेपी वाले जो यूथ है जो उसके साथ भाग रहे हैं, लोग पागल हो जा रहे हैं कि भाई पवन सिंह आ गए काराकट के अंदर। अब वहाँ एक और दिक्कत ये है कि वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, वहाँ से लड़ रहे हैं कुशवाहा जी। अब कुशवाहा जी के साथ कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये एनडीए की सीट है, ये भी फंसा हुआ है। कई सारे लोग कह रहे हैं जहानाबाद भी फंसा हुआ है। तो चुनाव के पहले तक आखिरी तक ये कह पाना कि बिहार में खास करके कि क्लियर कट कोई विनर है, ये बड़ा खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में
कई सारे स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स किए हैं। 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी। जो भी गड़बड़ी की है वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने की है। प्रधानमंत्री मोदी से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन जिस तरह के आप उम्मीदवार खड़े कर रहे हो उससे लोगों का मन थोड़ा उदास हो गया है। राजीव जी, बिहार की राजनीति की समझ राहुल गांधी को वाकई में नहीं है, लेकिन जिन 8 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है उन 8 सीटों में क्या विपक्ष के लिए कुछ उम्मीद है? पिछली बार कोई उम्मीद थी? पिछली बार जब उम्मीद नहीं थी, 5 सीटें भाजपा को, 3 सीटें जदयू को मिली थी, तो 8 सीटों में इस बार इन लोगों ने किस आधार पर उम्मीद पालना शुरू कर दिया है? क्या मीसा भारती राजकृपाल यादव को हरा पाएंगी, या फिर रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अगर आपने मीरा कुमार के बेटे अंशुल को खड़ा कर दिया है, जो वहां के लोगों को नहीं जानते, लोग उन्हें नहीं जानते हैं, तो क्या पटना साहब से उन्हें हरा पाएंगे? नालंदा में नीतीश कुमार के खिलाफ कौन सी ऐसी हवा खड़ी कर देंगे जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर हार जाए? ये स्थितियां वहां पर है। अलग अलग सीटों पर भी देखें तो कोई नई बात, नए समीकरण नहीं है। हां, ये बात अलग है कि राजद और सीपीआई एमएल के साथ गठबंधन का थोड़ा असर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये असर दिखाई पड़ा था जब माले के साथ राजद का गठबंधन होता है। लेकिन आप माले के सपोर्ट में जब राहुल गांधी भी जाते हैं तो ये असर दूसरी तरफ चला जाता है। कांग्रेस, अगर वो कट्टरवादी बिल्कुल वामपंथी पार्टी जो कि बिहार में नरसंहार करती रही है, बाद में ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इंटर की है, उस पार्टी के साथ अगर कांग्रेस जाती है, राहुल गांधी उस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, तो फिर वहां पर जो कांग्रेस का कुछ वोटर है, जिस जगह पर कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो कांग्रेस से हटकर अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, जैसे सवर्ण की पॉलिटिक्स वहां चलती है, जातीय आधार पर जो राजनीति चल रही है, उसमें इन लोगों को लगने लगता है कि भाई माले जो कि यहां सिर्फ नरसंहार करती रही है, आज मजबूरी में इसने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आने की सोची, क्योंकि इसको लगता है कि अब हमारे जो कैडर हैं, नेता हैं, वो सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि लोकसभा में, विधानसभा में जाकर कुछ नया तरीका अपना सकते हैं। तो वहां पर इन लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में समीकरण थोड़े से बदल जाते हैं, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तो विधानसभा क्षेत्रों में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय उन विधानसभा क्षेत्रों में से 2-3 का बैलेंस करने के लिए आगे 4 होता है। तो ये ओवरऑल चुनाव में देखा जाए तो इस 7वें चरण में भी बिहार में विपक्ष के लिए, राजद के लिए या कांग्रेस के लिए, सीपीआई एमएल के लिए कोई ऐसी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। मीडिया में कुछ रिपोर्ट दिग्भ्रमित करने वाली आती है, ये बताया जाता है ये जातीय समीकरण में तो बीजेपी जदयू आगे है, लेकिन एक मुद्दा आ गया, आरा में, बक्सर में एक मुद्दा आ गया, अग्निवीर योजना को लेकर। इन लोगों ने ऐसे छोटे छोटे इशू को लेकर लोगों को उसकी दिशा में मोड़ने की कोशिश की है, जिससे लोग समझते हैं कि ये सरकार का जो फैसला है ये पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। अगर अग्निवीर योजना हो या फिर जो आप इनके इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हो, जो आप कह रहे हो कि जीएसटी बढ़ाया गया है, लोगों को यह समझ में नहीं आता। वो लोग भी समझते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। अगर ये राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, फिर भी वो फैसले लिए जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं मुद्दों पर अपना बढ़ाना होता आधार, तो फिर वो भी केजरीवाल की तरह, कांग्रेस की तरह पूरे फ्री बीज की घोषणा करता, उससे भारतीय जनता पार्टी के खजाने से पैसा नहीं जाएगा। पीएम मोदी अपने अकाउंट से ये सब नहीं पे करेंगे, ये तो देश के आर्थिक संसाधनों से जाएगा। लेकिन अगर इतने विरोध के बावजूद भी ये ऐसे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राष्ट्र प्रथम की बात, राष्ट्रहित प्रथम की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। इन लोगों का एजेंडा फेल होता नजर आ रहा है। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो लोकसभा चुनाव के छठवें चरण तक 486 सीटों के चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 278 सीटें बीजेपी के पास थी 2019 में, इसलिए सातवें चरण का खासा महत्व है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के बाद बीजेपी 2019 के आधार पर 300 सीटों को पार कर पाएगी। हालांकि इस बार बीजेपी का नारा 370 सीटों को पार का और एनडीए के 400 सीटों के पार का है। अब देखना होगा कि बीजेपी का नारा नतीजों में तब्दील होता है या नहीं। बैटल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।